दोस्तों आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इंडिया की तरफ से एक कानून पास किया गया है पार्टिकुलरली क्रिमिनल्स के लिए। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपराध किया है उनके लिए सरकार कुछ नियम कानून लेकर के आई है, जिसके माध्यम से सरकार इन व्यक्तियों के डेटा को सेव करके रखेगी आने वाले कुछ समय तक, ताकि फिर से यदि कोई क्राइम होता है तो उसकी आसानी से हम पहचान कर सकें, आसानी से ये पता लगा सकें कि ये क्राइम किसने किया है। अब पहले पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल हमारे यहाँ पर जो नियम कानून चलता था क्रिमिनल्स की आइडेंटिफिकेशन के मेजरमेंट से रिलेटेड, जैसे कि क्रिमिनल्स का फ़ोटो ले लिया जाता था, क्रिमिनल्स का फिंगरप्रिंट ले रहे हैं। ऐसी कुछ कुछ मोटी मोटी चीज़ों का मेजरमेंट सरकार अपने पास में रखती थी, पुलिस अपने पास में रखती थी अपराधी की पहचान के लिए। लेकिन इस बार सरकार थोड़ा सा और भी दो कदम आगे बढ़ गई है। सरकार का कहना है कि इतने से बस काम नहीं चलने वाला है। पुरानी हमारा जो कानून सिस्टम चल रहा था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बाधाएं थी, वो आज के ज़माने को फेस नहीं कर सकता है। इसके लिए हमने इसमें कुछ संशोधन किए हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उस विधेयक का नाम क्या है, उस कानून का नाम क्या रखा गया है, तो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट, शॉर्टकट में इसको CRPI 2022 के नाम से जाना जाता है। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट, क्रिमिनल और आइडेंटिफिकेशन दो वर्ड को यहाँ पर ध्यान में रखना है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, सरकार ने ये कानून बना तो ज़रूर दी थी, लेकिन इसको नोटिफाई नहीं कर पाई थी, इसको उसने लागू नहीं किया था। अप्रैल 2022 में पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट पास किया गया था। इस एक्ट के माध्यम से पुलिस, इसके साथ साथ में और भी जो केंद्रीय इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसीज़ हैं, CBI है, NIA है, या फिर और भी अन्य एजेंसियां हैं, अब ये संभव हो पाएगा कि अब वो क्रिमिनल्स लोगों का जो डाटा है उसको कलेक्ट कर सकते हैं, उसको स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, एंड उसको एनालिसिस कर पाएंगे, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल ऑफ क्रिमिनल्स। तो कोई भी जो अपराधी है उसका शारीरिक, इसके साथ साथ में उसका बायोलॉजिकल भी जो मेजरमेंट है वो अब स्टोर करके रखा जाएगा। इसमें इंक्लूड किया गया है उसका रेटिना, इसके साथ साथ में आइरिस स्कैन ऑफ अरेस्टेड पर्सन। लेकिन यहाँ पर दिक्कत हो जाती है कि यदि इस डाटा को स्टोर करके रखा गया है तो इसको डिलीट कौन करेगा। सरकार को तो इससे कोई लेना देना नहीं है, वही व्यक्ति को लेना देना रहेगा जिसका डाटा स्टोर करके रखा गया है, तो जिम्मेदारी उसी के ऊपर आ गई है। दिक्कत वाली बात यहाँ ये हो जाती है। इसके बाद पुराना जो सिस्टम हमारे देश में चलता था उसमें हमें मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर मजिस्ट्रेट का जो काम है वो ख़त्म कर दिया गया है। आज के समय में मजिस्ट्रेट का काम दिया गया है NCRB को, एक प्रकार से नोडल एजेंसी बनाई गई है। हालांकि देखा जाए ना तो अभी ये जो कानून है पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ है, और इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है NCRB को सौंप दिया गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया को हमने दे दिए हैं, जो कि एक नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रही है। ये गाइडलाइन तैयार करेगी, ये स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करेगी, ठीक है, इस कानून से रिलेटेड। और NCRB किसके अंडर में काम करती है, तो NCRB यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत काम करती है। आगे यदि हम बात करें, DNA सैंपल पुलिस रखने वाली है, फेस मैचिंग प्रोसीजर को अपनाने वाली है। चूँकि कानून में और यहाँ के जो रूल्स बनाए गए हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी कोई अलग से स्पष्ट रूप से मेंशन नहीं किया गया है कि DNA सैंपल को भी कलेक्ट किया जाएगा, फेस मैचिंग प्रोसीजर को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। लेकिन कुछ कुछ जो मीटिंग हुई है स्टेट पुलिस ऑफिसर के साथ में, NCRB का कहना है कि ये सारे जो मेजरमेंट हैं इनको भी रोल्ड आउट किया जाएगा 1300 लोकेशन में पूरे देश में। अब हम बात करते हैं कि ये जो कानून लाया गया है इसको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले नंबर की बात ये है, जो कानून पुराना चल रहा था, ठीक है, उसमें हमें चेंज करने की ज़रूरत है। हाल फिलहाल में CRPI एक्ट रिपील कर देगा, रद्द कर देगा ब्रिटिश एरा के आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 को।
इसका स्कोप काफ़ी लिमिटेड था। ये बहुत कम चीज़ें अपराधी की कलेक्ट कर पा रही थी, जैसे कि मात्र फिंगर इम्प्रेशन ले लिए, फुटप्रिंट इम्प्रेशन ले लिए, फोटोग्राफ ऑफ सर्टेन कैटेगरी ऑफ कन्विक्टेड पर्सन ले लिए। इसके साथ साथ में इम्प्रेशन ऑफ नॉन कन्विक्टेड पर्सन ऑन द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। यदि कोई व्यक्ति कैसा है, नॉन कन्विक्टेड पर्सन है, उसका भी डेटा यदि पुलिस को कलेक्ट करके रखना है तो इसके लिए उसको मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी पड़ती थी। सरकार का कहना है हम जो नया कानून लेकर के आए हैं ये पुराने कानून से काफ़ी बेहतर है। नया कानून में जो हम कुछ प्रोविज़न बनाए हैं इसके माध्यम से हम मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, जिसके माध्यम से कैप्चर कर पाएंगे, रिकॉर्ड कर पाएंगे अप्रोप्रिएट बॉडी के मेज़रमेंट को। अब हम बात करते हैं एनसीआरबी जो नोडल एजेंसी बनाई गई है उसको कौन कौन से काम दिए गए हैं। तो एनसीआरबी स्टोर करके रखेगी, प्रोसेस करेगी, शेयर करेगी, डिसिमिनेट करेगी। डिसिमिनेट करना मतलब होता है उसको प्रसारित करना, एंड डिस्ट्रॉय करेगी रिकॉर्ड ऑफ मेजरमेंट को। तो ये काम पूरे के पूरे किसको सौंप दिए गए हैं, एनसीआरबी को सौंप दिए गए हैं, होम मिनिस्ट्री को सौंप दिए गए हैं। डाटाबेस के मेंटेन की बात करें, ठीक है, तो दूसरे नंबर का जो काम इसको दिया गया है वो डाटाबेस को मेंटेन करने का काम दिया गया है। कोई भी पुलिस स्टेशन ने किसी भी प्रकार का मेजरमेंट लिया है तो इसको स्टोर करके रखा जाएगा एक कॉमन डाटाबेस में, जिसको मेंटेन करने का काम किया जाएगा एनसीआरबी के द्वारा। इसके बाद ये जो डाटाबेस है, ठीक है, इसको एक्सेस किया जा सकता है पुलिस के द्वारा एंड प्रिजन ऑफिशियल के द्वारा अक्रॉस कंट्री। एक व्यक्ति दूसरे राज्य में है, कोई तीसरे राज्य का जिला का पुलिस वाला जो ऑफिसर है वो भी उसको एक्सेस कर पाएगा। तीसरे नंबर में बताया जा रहा है कि एनसीआरबी ही प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है, स्पेसिफिकेशन की इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ करना है, कौन कौन से डिवाइस यूज़ करना है, ठीक है, डिजिटल एंड फिजिकल फॉर्मेट यदि लेना है तो इसके साथ साथ में उनको हैंडलिंग कैसे करना है, स्टोरिंग कैसे करके करेंगे बाय द पुलिस स्टेट पुलिस इन ए फॉर्मेट कंपैटिबल विद एनसीआरबी डेटाबेस। इसके साथ साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम टू बी यूज फॉर टेकिंग द मेजरमेंट। इसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे मेजरमेंट लेने के लिए। इसके अलावा बताया जा रहा है कि हमने किसको ऑथराइज़ किया है कि आप इस प्रकार के मेजरमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा ये जो डाटा है कितने सालों तक स्टोर करके रखा जाएगा। तो पुलिस, इसके साथ साथ में जेल में रहने वाले जो ऑफिशियल हैं, अधिकारी लोग हैं, वो लोग मेज़रमेंट लेने का काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ में यदि सरकार ने बोला है कि किसी को स्किल्ड है, उसको मेज़रमेंट लेने आता है तो वो भी ले सकता है। मेडिकल प्रैक्टिशनर के माध्यम से भी हो सकता है, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसको सरकार अधिकृत कर दे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि जो इस डाटा है उसको 75 साल के लिए स्टोर करके रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं अभी ग्राउंड लेवल पर इसकी क्या सिचुएशन चल रही है। इसके लिए अभी देखा जाए पुलिस वालों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है अक्रॉस स्टेट में, कैसे करके आपको फिंगर इम्प्रेशन लेना है। इसके लिए नेशनल ऑटोमेटेड फिंगर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लाया गया है। फिर भी देखा जाए बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स लोग ऐसे हैं जिनका कहना है आइरिस स्कैनर, इसके साथ साथ में डिवाइसेस जिसके माध्यम से डीएनए कैप्चर करेंगे एंड फेशियल रिकॉग्निशन करेंगे, अभी तक ये हम लोगों को प्रोवाइड नहीं किया गया है। NAFIS सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं ये भी एनसीआरबी के अंतर्गत ही काम करता है। ये एक प्रकार से सेपरेट प्रोजेक्ट है जिसको हमने 2022 में लॉन्च किया था। इसमें 10 डिजिट का नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर प्रोवाइड किया जाता है प्रत्येक या फिर जिसका भी मेजरमेंट हम ले रहे हैं उसको। सस्पेक्ट जिसको अरेस्ट किया गया है तो उसको 10 डिजिट का नंबर दिया जाता है उसकी पहचान के लिए। इसके साथ साथ में स्टेट पुलिस का उनका खुद का फिंगरप्रिंट डेटाबेस मौजूद है। NAFIS इंटीग्रेट कर देता है डेटा को, एक कॉमन प्लेटफार्म में डेटा को लेकर के जाता है, जिसके माध्यम से पुलिस कंट्री वाइड सर्च मार सकती है, मैच कर सकती, मैचिंग के लिए फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन को, ठीक है, और जो कि क्राइम सीन्स में उसको मिला है। इसके साथ साथ में NAFIS के वर्क स्टेशन अभी भी बहुत सारे स्टेट में काम कर रहे हैं।
इसके बाद सबसे मेन चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि इस कानून को लेकर के कौन कौन से चैलेंजेस हैं अभी भी। जब इसको पार्लियामेंट में डिबेट में रखा गया था तो अपोजिशन पार्टी के मेंबर ने सरकार के ऊपर क्वेश्चन खड़ा किया था कि ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन करता है। ठीक है, इसके साथ साथ में हम डाटा का कहीं मिसयूज़ ना कर लें। सरकार डाटा कलेक्ट करके रख रही है लेकिन हो सकता है इसका मिसयूज़ भी किया जा सके। एक पुलिस ऑफिसर है जो कि उत्तर प्रदेश में है, उनका कहना है कि चूंकि ये जो रूल्स कह रहे हैं मेजरमेंट ऑफ पर्सन डिटेन और अरेस्टेड अंडर प्रोहिबिटरी एंड प्रिवेंटिव स्टेशन ऑफ लॉ सेक्शन ऑफ लॉ, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको प्रोहिबिटरी एंड प्रिवेंटिव सेक्शन के अंतर्गत हमने जेल में डाले हैं, इनका डेटा हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। लेकिन बहुत सारे पुलिस वालों को ये जानकारी नहीं है, वो तो सबका डेटा कलेक्ट करने लग जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध में झूठा फंसाया गया है या फिर अदालत द्वारा बरी कर दिया गया है तो ये केंद्रीय डाटाबेस से किसी व्यक्ति के रिकॉर्ड को नष्ट करने और निपटाने की जिम्मेदारी लेता है। ऐसे निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी से आपको अनुरोध करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका डेटा हट पाएगा, क्योंकि आप बरी हो गए। अब आप चाहते हैं कि हमारा डेटा यहाँ से हटाया जाए। इसके अलावा सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर की यदि हम बात करें तो इस संस्था का कहना है कि इसमें आपने 75 साल का टाइम पीरियड रखा है, 75 साल में आपके डेटा को डिलीट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये हो जाती है, सोसाइटी के बहुत सारा सेक्शन ऐसा है जो कि कानून तक पहुँच नहीं पा रहा है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति कभी भी इस डेटा को डिलीट नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ में कुछ पुलिस ऑफिसर ऐसे भी हैं, उनका कहना है यदि डीएनए सैंपल की हमें हैंडलिंग करना है तो इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ में डीएनए का जो स्टोरेज है काफ़ी कंसर्न वाली बात हो जाती है एंड इट इज़ कंपलसरी माना जाता है। यदि हम पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कोई व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसका डीएनए सैंपल को स्टोरेज करना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। आगे बोला जाता है कुछ अदर ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल का कहना है जो कि नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, उनका कहना है कि कनेक्टिविटी आज के समय में काफ़ी ह्यूज प्रॉब्लम पैदा कर रही है एंड पुलिस इन स्मॉलर स्टेट हैव बीन अनेबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योर्ड इंटरनेट लीज लाइन्स। इसके अलावा इंटरनेट की सिक्योर लीज लाइन नहीं है। इसका मतलब ये है डाटा कहीं से भी गायब हो सकता है, लीक हो सकता है, इस प्रकार से इसके बारे में बताया जाता है।